हेलो एवरीवन। बेटा कल आपने लेजर अकाउंट्स पढ़े थे कि किस किस तरह से आप लेजर के अकाउंट्स तैयार कर सकते हो, यानी कि हर एक अकाउंट का अलग से विवरण देना, उसकी समरी देना। जैसे आपने कैश अकाउंट बनाया था, अगर जर्नल पे देखते तो आप वहाँ पर देख के ये इजीली नहीं बता सकते थे कि आपके पास कितना पैसा कैश में बचा हुआ है। लेकिन जब आपने कैश अकाउंट बनाया तो आपको इजीली पता चल गया कि अभी आपके पास 56,000 रुपीज़ कैश में बचे हुए हैं, और उसमें एक समरी भी आ गई कि कैश में कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है, किस किस डेट पर, और कहाँ से कितना कितना पैसा कैश में मिला है और किस किस डेट पर। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक समरी है। जो आपने लेजर अकाउंट्स बनाए थे उनका क्या बैलेंस बचा हुआ है, जो आपने बैलेंस सीडी किया था, भाई चाहे टू बैलेंस सीडी किया हो या बाय बैलेंस सीडी, तो उसके बैलेंस लिखने हैं हमें यहाँ पर सिर्फ। तो इसका फॉर्मेट सिंपल है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स होगा, ये डेबिट बैलेंस, मतलब जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी कि जिसका डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा था, जितना ज़्यादा था डिफरेंस का वो लिख देंगे, और क्रेडिट बैलेंस पर जिसका क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा था तो वो लिख देंगे। हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ उनके बैलेंस लिखने हैं। ट्रायल बैलेंस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि जैसे अलग अलग अकाउंट्स है, जो आप लेजर अकाउंट्स कल बनाए थे वो आज देख लेते हैं उनके बैलेंस क्या है। तो बेटा कल बेसिकली आपने कैश अकाउंट बनाया था, इधर ये जो पैसा रिसीव हुआ था ये लिख दिया था, इधर जो पेमेंट की थी वो लिख दिया था। फिर आपने देखा कि इधर का बैलेंस इससे ज़्यादा था, इधर का टोटल आ रहा था 86,000 टोटल करके देखा, और ये पेमेंट आपने कर रखी थी 30,000 की। तो ये 56,000 जो बैलेंस आया है ये आया है कैश का बैलेंस। अब एक सबसे बड़ी बात है, अब कई बच्चे सोचने वाले ये सोचेंगे कि ये इधर कर रखा है बैलेंस 56,000 तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। नहीं बेटा, जिधर बैलेंस सीडी लिखा हो उसका उल्टा लेके चलना है, क्योंकि हमें पता है इधर का बैलेंस ज़्यादा था ना, तो वही बैलेंस है इसका। मतलब जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा हो वही उसका बैलेंस है एक्चुअल में, जो ट्रायल बैलेंस में लिखना है। लेकिन जब हमें बैलेंस करना है तो जैसे तराजू होता है, जो पलड़ा हल्का पड़ जाता है और जितने से हल्का पड़ता है उधर हम उतना ही अमाउंट रख देते हैं। जैसे यहाँ पर 56,000 की कमी पड़ गई थी, इधर 56,000 ज़्यादा था, इधर वजन थोड़ा कम पड़ रहा था 56,000 से, तो आपने 56,000 इधर रख दिया तो दोनों साइड 86,000 हो गया। यहाँ पर कर दिया बाय बैलेंस सीडी। एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस क्या है आपको देखना है, बैलेंस सीडी किधर है। अब जैसे बैलेंस सीडी इधर है क्रेडिट साइड पर, तो इसका होगा डेबिट बैलेंस, तो कैश अकाउंट का होगा डेबिट बैलेंस 56,000। तो आइए देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैश लिख दिया, ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस था, 56,000 यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का देखो बैलेंस किधर कर रखा है, डेबिट पर, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि 50,000 ज़्यादा इधर था, वो तो हमने बैलेंस किया, इधर तो कुछ लिखा ही नहीं गया था, वो तो हमने बैलेंस किया है। तो इसका अगर भाई डेबिट साइड पर बैलेंस किया हुआ है टू बैलेंस सीडी, आपको सिर्फ ये देखना है बैलेंस सीडी किधर है, तो उसका उल्टा लेके चलना है। डेबिट पे लिखा हुआ है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, कैपिटल का अमाउंट 50,000 लिखा जाएगा क्रेडिट बैलेंस पर। तो ये देखिए कैपिटल लिखा 50,000, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा जा रहा, जैसे कैश लिखा था 56,000 यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर डैश कर देंगे। कैपिटल है, यहाँ कुछ नहीं लिखा जा रहा, डैश 50,000। अब अगला अकाउंट देखते हैं। तो इधर आप देख रहे हैं बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट पर किया गया है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा इतना ही 15,000। तो 15,000 बैलेंस है डेबिट परचेजेज अकाउंट का, तो परचेजेज का डेबिट बैलेंस में 15,000 लिखेंगे। तो ये देखा आपने परचेजेज 15,000 यहाँ पर डैश कर दिया। अब इसी तरह से सेल्स अकाउंट का देखेंगे, ये आ गया आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का बैलेंस किधर कर रखा है, डेबिट पर,
टू बैलेंस CD, तो इसका मतलब इसका उल्टा, यानी कि क्रेडिट बैलेंस। ये सेल्स है, क्रेडिट बैलेंस, जहाँ नहीं लिखना वो डैश। अब विवेक नाम के बंदे से जो 10,000 मिले थे, बैलेंस किधर कर रखा है, डेबिट पर, तो क्या होगा इसका बैलेंस, क्रेडिट। तो ये विवेक बैलेंस क्रेडिट 10,000। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट, बैलेंस किधर किया हुआ है, क्रेडिट पर, तो इसका उल्टा, फर्नीचर का बैलेंस डेबिट 5,000। तो फर्नीचर का डेबिट बैलेंस में 5,000। अब इसी तरह से सैलरी का 10,000 डेबिट में आ जाएगा, और रेंट का क्योंकि क्रेडिट है तो 15,000। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम टोटल कर देते हैं, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। इधर भी 86,000 है, इधर भी 86,000 है, तो दोनों साइड का बराबर बैलेंस है। इसका मतलब हमने अकाउंट सही बनाया है। आमतौर पर जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस का कॉलम और क्रेडिट बैलेंस का कॉलम इक्वल आ जाए तो इसका मतलब लेजर अकाउंट सही बनाए गए हैं, राइट। ये हमने टोटल कर दिया दोनों साइड। तो बेटा आपने देखा ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये एक सिर्फ समरी है कि भाई किस अकाउंट का क्या बैलेंस है। और ये आपको मोटे तौर पर एक बात बता दी है, जिस साइड बैलेंस CD लिखा हुआ है उसका उल्टा उसका बैलेंस होता है एक्चुअल में। जैसे कैश अकाउंट के क्रेडिट पर लिखा हुआ था बाय बैलेंस CD, तो कैश अकाउंट का था डेबिट बैलेंस। इसी तरह से आपने अलग अलग अकाउंट्स के बैलेंस लिख दिए और सबका टोटल कर दिया, ये आ गया 86,000। दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब आपके लेजर अकाउंट्स ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि इसके डेबिट साइड पर सभी खर्चे और नुकसान दिखाए जाएंगे और क्रेडिट पर सभी इनकम और गेन्स। अब हम देख लेते हैं एक्चुअल में क्या है। डेबिट साइड पर आपको क्या दिखाना, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है वो समझ लो। जैसे प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज़ का, मान लो लेदर के शूज़ का प्रोडक्शन करना है, तो शूज़ के प्रोडक्शन के लिए बेटा रॉ मटेरियल क्या हो गया, लेदर। तो वो खर्चा क्या है, मतलब उस प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड है, मतलब जूते के प्रोडक्शन से, लेदर से ही जूता बना है ना, तो डायरेक्ट खर्चा है। फिर उसके बाद मान लो वर्कर्स काम करते हैं जूते को, भाई वो जो लेदर है उसको काट छाट के जूते की शेप देते हैं, तो वो भी डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि वो प्रोडक्शन में बिल्कुल सीधा कनेक्टेड है। लेकिन मैं अगर बात करूं किसी एम्प्लॉय की जो ऊपर अकाउंट्स का काम कर रहा है, क्या वो प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, नहीं है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। अब प्रोडक्शन करने में मशीनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो खर्चा आ रहा है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। फिर बिजली का जो इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्शन करने में, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। लेकिन जिस बिजली का इस्तेमाल ऑफिस में ऊपर इस्तेमाल हो रहा है जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो खर्चे या नुकसान सीधा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, आप इजीली बता सकते हो। भाई लेबर काम कर रहे, जूतों को बना रही है, तो प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। बिजली जो इस्तेमाल की जा रही है मशीनों को जिनसे कि जूतों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। फिर है क्रेडिट साइड पर क्या दिखाना, ऑल डायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स। ऑल डायरेक्ट इनकम्स क्या है, जैसे जो जूते बनकर तैयार हो गए थे, आपने उनको बेचा तो उससे होगी इनकम, ठीक है, तो वो इनकम कहलाएगी डायरेक्ट इनकम। इसी तरह से जो डायरेक्ट फायदे हैं वो, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और डायरेक्ट इनकम्स हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट कुछ नहीं है, मतलब सीधे तौर पर ये प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है और उस प्रोडक्शन को बेचना है। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो आपका होगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है क्रेडिट पर इनकम्स है और डेबिट पर एक्सपेंसेस है। आपकी इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंसेस से, तभी आपको फ़ायदा होगा, तो ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम पड़ गई तो ये होगा ग्रॉस लॉस।
राइट। ये हमारा था ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे मैंने आपको बताया भाई सैलरी, वर्कर को जो सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन किसी एम्प्लॉय को, जैसे कोई अकाउंट्स का काम करता है, खातों का रिकॉर्ड रखता है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसी तरह से इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं, वो क्रेडिट पर दिखाई जाती हैं। तो इसके बाद आप लास्ट में क्या देख सकते हो कि अगर क्रेडिट साइड, इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, और अगर क्रेडिट साइड कम पड़ गई डेबिट साइड से तो वो नेट लॉस। इसका रिजल्ट ये निकल के आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का पता चलता है, वहाँ पर सकल लाभ और सकल हानि का, यानी कि उसमें सभी ग्रोस प्रॉफिट में कुछ इनकम जो इनडायरेक्ट है वो जोड़नी बाकी है, और कुछ एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट है वो घटाने बाकी है। उसके बाद आपका शुद्ध निकल के आएगा, राइट। बेटा लास्ट का स्टेप आ जाता है बैलेंस शीट, स्थिति विवरण। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और एक समरी है जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है एक बिजनेस का। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब, जैसे बिजनेस में बेटा बाहर से पैसा उधार लिया जाता है और उसके पास खुद के एसेट्स, संपत्तियां, कैश वगैरह होता है, तो क्या उसके पास इतना पैसा है या इतनी प्रॉपर्टी है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ यानी कि कर्जे को चुका सके। और एक चीज़ और आपने देखी थी कि जो आपने खुद के बिजनेस में पैसा लगाया है वो भी बेटा बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, एक कर्जा होती है। जैसे कि मालिक ने बिजनेस को उधार दिया हो तो वो कैपिटल भी लायबिलिटी में आती है। तो ये देखा जाता है क्या बिजनेस के पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी है कि वो अपने कर्जे को, अपनी लायबिलिटी को चुका सके। तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स। अब लायबिलिटीज़ क्या है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में दायित्व, जो कर्जा बिजनेस को चुकाना है। यानी कि बिजनेस ने जो उधार लिया हुआ है वो उसको चुकाना पड़ेगा। इसमें कैपिटल भी आ जाती है, बैंक से लोन ले रखा वो आ जाता है, ठीक है, किसी से उधार माल खरीदा है वो आ जाता है। तो जो पैसा हमने चुकाना है यानी कि बिजनेस को चुकाना है वो लायबिलिटीज़। फिर यह है असेट्स, परिसंपत्तियाँ, संपत्तियाँ, जो बिजनेस का खुद का पैसा है या किसी दूसरे से लेना है। मतलब खुद का पैसा या खुद की प्रॉपर्टी, वजह से खुद का कैश का पैसा, खुद की मशीनरी, खुद का फर्नीचर, ये सारी चीज़ें खुद की प्रॉपर्टी हो गई। और किसी दूसरे से लेना मतलब जब आपने किसी को उधार माल बेचा है तो पैसा आपका ही है ना, तो वो चीज़ भी क्या है, असेट्स। तो यहाँ पर देखते हैं बेसिकली कि एक बिजनेस के पास क्या इतने असेट्स हैं या इतनी संपत्तियां हैं कि वो अपने दायित्व, लायबिलिटीज़ को चुकाने में समर्थ है या नहीं है। अगर वो आसानी से चुका सकता है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगी, अदरवाइज वीक होगी। तो बेटा ये लास्ट का स्टेप था, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।